एक बिजनेस है जहां पर आप लोगों के प्लान्स भी डिसाइडेड है, स्टेप्स भी डिसाइडेड है एंड रिसोर्सेज भी डिसाइडेड है, लेकिन फिर भी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस बिजनेस के अंदर काम फिर भी सही से नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि जिस पर्सन को काम करना था उस पर्सन को ये ही नहीं पता कि उसको किस डेस्क पर बैठकर काम करना है। एक पर्सन था जिसको एक छोटा सा डिसीजन लेना था, उसको डिसीजन लेने के लिए 5 लोगों के आगे पीछे घूमना पड़ रहा है। तो इसी से हमारा बिजनेस बिगड़ता है एंड जहां से मेरा बिजनेस बिगड़ना स्टार्ट होता है वहां पर मेरे मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट काम करता है, विच इज ऑर्गेनाइजिंग। सो हे एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कवर करने वाले हैं, विच इज ऑर्गेनाइजिंग। आई होप आप लोगों को ये टर्म ऑलरेडी आती होगी, आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो यहाँ पर बेसिक से हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। इस एक सिंगल वीडियो के अंदर आप लोगों का ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से कंप्लीट होने वाला है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वन शॉर्ट वीडियो। स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। सबसे पहले समझेंगे ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है हमारी मैनेजमेंट के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या किया जाता है? कुछ नहीं, सिर्फ अपनी एक्टिविटीज को, अपनी स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको ग्रुप करना है, किस किस रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी इसको ग्रुप करना है, आइडेंटिफाई करना है एंड वहां पर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप को बताना है। यही मेरी ऑर्गेनाइजिंग है। सिंपल टर्म्स से समझते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होता था? प्लानिंग होता था। मैनेजमेंट के अंदर पहला स्टेप होता था प्लानिंग, जहां पर मैं हर एक काम को माइंड के अंदर सेट कर रही हूं। अब मुझे उसे फिजिकल फॉर्म में लाना है, मुझे चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। अब मैंने प्लान तो कर लिया कि मुझे इस साल इतना टारगेट अचीव करना है, लेकिन अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी उसको आइडेंटिफाई करना है। कौन कौन सी एक्टिविटीज सिमिलर नेचर की है उसको ग्रुप करना है। इन एक्टिविटीज को करने के लिए किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी वो देखना है एंड कौन पर्सन किसके अंडर बैठ के काम करेगा, यानी कि अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को यहां पर हम लोगों को चेक करना है। यही है मेरा ऑर्गेनाइजिंग, सिंपल एंड द बेस्ट मीनिंग। पॉइंट यहां पर हम लोग अलग अलग सेंटेंसेस के थ्रू, अलग अलग मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स के थ्रू यहां पर ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग समझेंगे। इट कैन बी मेंशन्ड एज कलेक्टिंग एंड यूटिलाइजिंग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है, हमारे चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो चाहे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हो, दोनों को कलेक्ट करेंगे, ग्रुप करेंगे एंड उससे अपने काम को पूरा करेंगे ताकि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स को हम लोग अचीव कर पाए। अदर वर्ड्स में बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग पीपल को अरेंज करते हैं, उनको साथ में काम करवाते हैं। क्यों? ताकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम लोग अचीव कर पाए। एंड ये कैसा प्रोसेस है, हर एक सेंटेंस का मीनिंग सेम ही है, लेकिन मैंने आप लोगों को अलग अलग सेंटेंसेस प्रोवाइड कराए हैं, क्योंकि अगर एग्जाम के अंदर आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोगों के पास इनफ कंटेंट होना चाहिए जो आप लोग वहां पर फ्रेम कर पाए। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग के अलग अलग सेंटेंसेस में मीनिंग देखने के लिए मिलेंगे। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज का? आइडेंटिफाई करना है एक्टिविटीज को। अभी पीछे भी मैंने आपको बताया कि आपको अगर टारगेट अचीव करना है तो उस अचीव करने के लिए आप लोगों को क्या क्या काम करना पड़ेगा, वो ही है आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज। उसके बाद जो जो एक्टिविटीज सिमिलर नेचर की है उन एक्टिविटीज को मैं कर दूंगी ग्रुप। पॉइंट क्लियर है? एंड उसके बाद हम लोग असेंबल करेंगे टास्क को, अलग अलग जॉब पोजीशन पे उनको उनके रूल्स रेगुलेशन बता देंगे, किस पर्सन की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, हर एक चीज वहां पर बताना इज ऑर्गेनाइजिंग। सिंपल सी टर्म्स है, बोले तो हर चीज को अच्छी तरह से प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगर मैं आप लोगों को रियल लाइफ के साथ रिलेट करके बताऊं ताकि आप लोग इसका मीनिंग बिल्कुल ना भूलें, तो यहां पर मेरी बात को ध्यान से समझना। आप लोग आपके घर के अंदर आपकी जो कबर्ड होती है उसको कितने अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। लाइक ऊपर वाला कॉर्नर मेरा सारा पार्टी वियर आउटफिट्स का है, सेकेंड वाला कॉर्नर मेरा जो है, सेकेंड वाली जो शेल्फ है वो मेरी कंप्लीटली कैजुअल वियर है, उसके बाद मेरे फॉर्मल्स रखे हुए हैं, उसके बाद मेरे नाइट सूट्स रखे हुए हैं। तो ये क्या कर रखा है, मैंने चीजों को ऑर्गेनाइज कर रखा है कि अगर मुझे कहीं पार्टी में जाना होगा तो मुझे एक प्रॉपर जगह पर जाकर बस चेक करना है कि हाँ मुझे ये वाली आउटफिट डालनी, मुझे वहां पर ढूंढना नहीं पड़ेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पॉइंट क्लियर हो? तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। मीनिंग हम लोगों ने समझ लिया। अब कुछ डेफिनेशंस की बात करने वाले हैं जो हम लोगों को बुक्स के अंदर देखने के लिए मिलती है। डेफिनेशंस का भी मीनिंग वही है जो अभी हम लोग मीनिंग में समझ करके आए हैं। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जहां पर हम लोग डिफाइन एंड ग्रुप करते हैं अपनी एक्टिविटीज को एंड एस्टैब्लिश
करते हैं अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप को। हम लोग बताते हैं कि कौन पर्सन किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, किस पर्सन के पास कितनी पावर है। एंड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, हर एक्टिविटी को, सिमिलर एक्टिविटीज को हम यहाँ पर ग्रुप करते हैं। एंड ग्रुप किसके अंदर करते हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर करते हैं, ताकि वहां पर मेरे जो भी टास्क हैं इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हो सके। पॉइंट क्लियर हो रहा है? सो दिस वाज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आगे बढ़ते हैं एंड थोड़ा और डिटेल में इस चीज को समझते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग अच्छे से रोल्स को डिफाइन कर पाते हैं। यानी कि मेरी फर्म के अंदर अगर 10 लोग हैं तो मैं उनकी पोजीशंस को, उनके रोल्स को अच्छे से बता पाऊंगी। किसके अंदर? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। पॉइंट क्लियर हो रहा है? जॉब्स रिलेटेड एंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। जितने भी पर्सन है उनके जॉब रोल्स मैंने बता दिए, उनको बता दिया कि वो लोग किस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। एंड जो काम वो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर जो सुपीरियर है उनके बारे में भी हम लोग उनको डिफाइन करते हैं कि आप लोगों का हेड ये है, आप लोगों की टीम का लीडर ये है। हम लोगों ने क्या डिफाइन कर दिया कि आप लोगों का सबऑर्डिनेट कौन है एंड आप लोगों का सुपीरियर कौन है। कौन काम कर रहा है? ये वाला ऑर्गेनाइजिंग। इसी बात को हम लोगों ने अलग अलग सेंटेंसेस में लिखा है। आई होप आप लोगों को मीनिंग एंड डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। अगर सिंपल टर्म्स में इसको समराइज करके बोला जाए तो क्या है ऑर्गेनाइजिंग? एक प्रोसेस है जहां पर एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद उनको ग्रुप किया जाता है, उसके बाद देखा जाता है किन किन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उनको एलोकेट किया जाता है, एंड लास्ट में आप लोगों की जो अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली रिलेशनशिप है उसको बिल्ड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। दिस इज द ऑर्गेनाइजिंग। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब यहां पर बात करेंगे हम लोग कुछ फीचर्स की। फीचर्स कह लो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो। किसके फीचर्स की बात करने वाले हैं? ऑर्गेनाइजिंग की। ये बात आई होप आप लोगों को याद है कि ऑर्गेनाइजिंग एक्चुअल में कौन सा फंक्शन है। ये मेरे मैनेजमेंट के सेकंड नंबर वाला फंक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ध्यान से हर एक चीज को समझना, क्योंकि सेकंड फंक्शन बेस है थर्ड फंक्शन के लिए, थर्ड फंक्शन बेस है फोर्थ फंक्शन के लिए। तो हर एक फंक्शन यहां पर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। जहां से थ्योरी बोरिंग लगनी स्टार्ट हो जाए वहां से चीजें रियल लाइफ पर ले जाओ। आप हर एक चीज ये एज्यूम करके पढ़ना कि आपका खुद का बिजनेस है, वहीं से चीजें इंटरेस्टिंग लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं फीचर्स को रीड करना। फर्स्ट फीचर है डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है? आप लोगों का एक टारगेट है, जिस टारगेट को अचीव करना है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज को आपको करना पड़ेगा। अब अगर अकेली मैं खुद ही हर एक्टिविटी को करना स्टार्ट कर दूं तो वो बहुत ज्यादा हेक्टिक, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, एंड हो सकता है उसमें वो ज्यादा स्पेशलाइजेशन भी ना आए, वो ज्यादा अच्छे से वो काम निकल कर ना आए। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या कहती है? आप लोगों का जो टोटल टास्क है, अपने टास्क को डिवाइड कर लो पर्संस के बीच में। लाइक आप लोग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लो कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए ये एक्टिविटीज हैं, एंड जिस पर्सन की जो स्पेशलाइजेशन है उस पर्सन को वो वाला काम करने के लिए दे दो। यानी कि अपने काम को डिवाइड कर दो। हर पर्सन को जो आप अलग अलग काम डिवाइड कर रहे हो वो सिमिलर टास्क को जोड़ दो एंड एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर डाल दो। कैसे करना है ध्यान समझना। प्रोडक्शन करने के लिए अंदर के जितने भी काम है हर काम को डिसाइड कर लो, हर काम को किसी को असाइन कर दो, एंड प्रोडक्शन के लिए जो जो काम कर रहा है उस हर पर्सन को जोड़ करके एक सिंगल डिपार्टमेंट के अंदर डाल दो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो यहां पर ऑर्गेनाइजिंग का फर्स्ट फीचर ये है कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग अपने टास्क को डिवाइड कर लेते हैं, अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं, एंड जो पर्सन जिस चीज में स्पेशलाइज है उस पर्सन को उसका टास्क दे देते हैं, एंड उस पर्सन को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर भेज देते हैं कि वहां जाकर वहां बैठकर अपना अपना काम करो, ताकि चीजें सॉर्टेड रहें। कि प्रोडक्शन के बारे में मुझे जानना है तो मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास चला जाऊं। अब हर पर्सन अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम कर रहा है, तो एक ही काम जब कोई पर्सन रेगुलर बेसिस पर करेगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगा कि स्पेशलाइजेशन एंड एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा। वहां से आपका काम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस वाज द फर्स्ट फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड फीचर की बात करते हैं, दिस इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब यहां पर आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग पर्सन को अलग अलग टास्क जो है असाइन कर दिए जाते हैं, लेकिन हर एक टास्क किस लिए किया जाता है कि आपकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स को आप लोग पूरा कर पाए। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर अलग पर्सन को हर अलग टास्क दिया जाता है, लेकिन टास्क दिया क्यों जाता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा कर सके। एक पर्सन का जहां से काम स्टार्ट होता है
एंड जहां पर वो खत्म करता है, जहां पे उसने अपना काम खत्म किया वहीं से दूसरे पर्सन का काम स्टार्ट हो जाएगा। किस तरीके से, जैसे ही प्रोडक्शन कंप्लीट हुई तो वहां से ही सेल्स डिपार्टमेंट का काम स्टार्ट हो जाएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो यही यहां पर बोला गया है कि जहां पे मैंने अपना काम खत्म किया वहीं से दूसरे पर्सन का काम स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हर किसी का अपने टाइम पर काम खत्म करना जरूरी है, क्योंकि अगर एक पर्सन ने भी बीच में गड़बड़ की तो वहीं से मेरे काम पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाएगा। किस तरीके से, लाइक अगर प्रोडक्शन वालों ने प्रोडक्शन ही नहीं की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी अगर रॉ मटेरियल सही टाइम पर नहीं खरीदा गया तो उसी हिसाब से मेरी प्रोडक्शन लेट होगी, प्रोडक्शन लेट होगी तो सेल्स लेट होगी। तो एक पर्सन की गड़बड़ से सभी पर्सन की गड़बड़ होनी स्टार्ट हो गई। इसीलिए बोला गया है सेकेंड फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज कोऑर्डिनेशन। यहां पर कोऑर्डिनेशन किया जाता है ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क जो है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कंप्लीट हो। थर्ड फीचर है प्लूरैलिटी ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही प्लूरैलिटी ऑफ पीपल होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कोई सिंगल अकेला पर्सन बैठकर नहीं चलाता, वहां पर मल्टीपल लोग होते हैं जो बैठकर एक ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है यहां पर कॉमन ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे जितने मर्जी लोग हों, लेकिन उन लोगों का मकसद क्या होगा, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव आपकी ऑर्गेनाइजेशन का है। फीचर क्लियर हो रहा है, क्या है आप लोगों का नेक्स्ट फीचर, कॉमन ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठकर कोई भी पर्सन कोई भी काम कर रहा है, वो काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर यहां पर क्या है, वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होगा कि हर पर्सन के पास कितनी पावर है उस पर्सन को पता होती है। उसे अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसे पता है कि वो इस डिसीजन को ले सकता है या फिर नहीं, एंड साथ ही उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको पता होगी। लाइक हर पर्सन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस पर्सन को पता होगा, क्योंकि हम लोगों ने हर पर्सन को उसकी जॉब, उसका टास्क असाइन करके दिया है। जो भी उसका टास्क है, जो भी उसकी जॉब है, वो ही उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड उस काम को करने के लिए, उस जॉब को करने के लिए उसके पास जो भी डिसीजंस उसको लेने होंगे उतनी उसको अथॉरिटी भी गिवन होगी। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट फीचर है ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रिलेशनशिप मेंटेन होती है। किस तरीके से मेंटेन होती है, वहां पर काम करने वाले अलग अलग इंडिविजुअल्स आपस में दो तरीके की रिलेशनशिप बना सकते हैं, एक फॉर्मल एंड एक इनफॉर्मल। आगे हम लोग इन टाइप्स की डिटेल में बात करने वाले हैं, अभी यहां पर शॉर्ट में समझते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, हर एम्प्लॉय आपस में एक चेन को फॉलो करके बात करेगा। लाइक वहां पर काफी सारे रूल्स रेगुलेशंस का यूज किया जाएगा। अगर किसी सबऑर्डिनेट को अपने सुपीरियर से बात करनी है, अगर लोअर लेवल वाले को अपने टॉप लेवल तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो लोअर लेवल वाला क्या करेगा, मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल वाला किसको बताएगा, टॉप लेवल वाले को। तो ये होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी इनफॉर्मल, यहां पर किसी चेन को फॉलो करने की जरूरत नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई बात टॉप लेवल वाले को बतानी है, आप लोग डायरेक्टली वहां जाकर अपनी बात को बता सकते हैं। सो दिस वाज द अनदर फीचर ऑफ योर ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट फीचर है यहां पर ऑर्गेनाइजिंग इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन है आप लोगों के मैनेजमेंट का, इसको मशीन ऑफ मैनेजमेंट बोला गया है, क्योंकि अगर चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज ही नहीं होंगी तो वहां पर आप लोगों के प्लान्स भी अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं होंगे। किसी पर्सन को अगर यही नहीं पता होगा कि किसको क्या काम करना है तो वहां पर आपके काम भी प्रॉपर्ली नहीं होंगे, सिर्फ वहां पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगी। सपोज आप लोगों की नई नई जॉब लगती है, आप लोग ऑफिस गए एंड वहां पर आप लोगों ने क्या देखा, आपका फर्स्ट डे था ऑफिस में एंड आपने देखा कि आपके ऑफिस के अंदर सभी फाइल्स इधर उधर बिखरी हुई हैं एंड वहां पर किस पर्सन को क्या काम करना है, पर्सन भी वहां पर कंफ्यूज है। मैनेजर खुद बहुत एग्रेसिव होकर घूम रहा है कि उसके प्लान्स अच्छे से एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि हर चीज अच्छे से ऑर्गेनाइज होगी तभी मैनेजमेंट अच्छे से चल पाएगा। नेक्स्ट है यहां पर, नेक्स्ट फीचर इज ऑर्गेनाइजेशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजिंग है, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर, हर टाइप ऑफ बिजनेस पर, चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, हर जगह पर ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत होती है। यहां पर तो हम लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं कि बिजनेस के अंदर हर जगह जो चीज होनी चाहिए वहीं पर होगी। लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर रॉ मटेरियल की एक स्पेसिफिक पोजीशन होगी कि वहां पर अगर हम लोग जाएंगे तो हमें रॉ मटेरियल मिलने वाला है। अगर कोई मशीन खराब हो रही है, उसको कोई स्पेयर पार्ट चाहिए तो उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन डिसाइडेड होगी कि मैं उस पोजीशन पर जाऊंगी तो मुझे
मुझे उसका स्पेयर पार्ट मिल जाएगा। यही चीज अगर हम लोग रियल लाइफ के साथ रिलेट करें तो हम लोगों ने अपने घर को भी इसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा होता है। किचन से सभी रिलेटेड सभी चीजें किचन के अंदर मिलेंगी, बेडरूम से रिलेटेड हर एक चीज बेडरूम के अंदर। तो ये क्या कर रखा है, हम लोगों ने अपनी चीज को ऑर्गेनाइज कर रखा है। दिस इज द नेक्स्ट फीचर विच इज ऑर्गेनाइजिंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। आई होप मीनिंग आप लोगों को क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट फीचर क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस मतलब जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज होता रहे। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब आप लोगों का बिजनेस एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर है जो बहुत अनसर्टेन है, जहां पर रैपिडली चेंजेस होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी वहां पर चेंजेस होते हैं। तो उन चेंजेस के हिसाब से आपको अपनी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो यही है आप लोगों का नेक्स्ट फीचर, ऑर्गेनाइजिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस। इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों के सभी फीचर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप हर एक फीचर का मीनिंग आप लोगों को क्लियर है। टोटल 9 फीचर्स को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे कौन कौन से फीचर्स यहाँ पर हम लोगों ने देखे हैं। मेरा फर्स्ट फीचर क्या था, मेरे साथ साथ रिकॉल एंड रिवाइज करेंगे। पहला फीचर था डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि यहाँ पर टोटल टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे कामों में, जॉब्स में डिवाइड कर लेते हैं एंड उनको ग्रुप करके एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भेज देते हैं ताकि वहां पर चीजें अच्छे से कैटेगराइज हो जाए एंड हर पर्सन एक ही काम को डेली कर रहा है। तो वहां पर क्या आती है, स्पेशलाइजेशन आती है। नेक्स्ट फीचर क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट फीचर इज कोऑर्डिनेशन, यानी कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन किया जाता है अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर। किस तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर सभी काम प्रॉपर्ली होगा तभी सेल्स डिपार्टमेंट अच्छे से काम करेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या कहते हैं, इसके अंदर इस तरीके से काम किया जाए कि हर काम हमारा स्मूथली चलता रहे। किसी ने भी छोटी सी गड़बड़ कर दी तो बाकी सभी डिपार्टमेंट में भी गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर प्लुरैलिटी ऑफ पर्संस। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट फीचर है कॉमन ऑब्जेक्टिव, एंड जो अलग अलग लोग काम कर रहे होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉमन होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। उसके बाद वहां पर जितने भी लोग हैं हर पर्सन को उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए एंड साथ ही उसके पास कितनी पावर है वो भी उन लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट फीचर है ये एक रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर है। रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर यानी कि दो तरीके से रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं, चाहे फॉर्मल चाहे इनफॉर्मल। तो वो लोग बात करेंगे तो दो ही तरीके से कर सकते हैं, या तो फॉर्मल तरीके से या फिर इनफॉर्मल तरीके से। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजिंग है उसे मशीन ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर्ली नहीं हुई तो बाकी के काम भी आपके प्रॉपर्ली नहीं होंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आप लोगों का एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजिंग की रिक्वायरमेंट है। एंड ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट रैपिडली चेंज होता रहता है, तो वहां पर हम लोगों को ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी कुछ सर्टेन चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की, कि अगर हम लोग चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो क्या उसका कोई एडवांटेज है, क्या उसकी कोई इंपॉर्टेंस है जो हमारे काम में आने वाली है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है यहाँ पर बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। आई होप यहां तक आते आते आप लोगों को समझ आ गया कि यहाँ पर किस तरीके से स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं। अगर समझ आ चुका है तो वीडियो पॉज करके सबसे पहले अपना कमेंट करेंगे कि हम लोगों को समझ आ गया कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर स्पेशलाइजेशन किस तरीके से आता है। अभी फीचर्स में मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डिवीजन ऑफ वर्क होता है, यानी कि टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है। हर पर्सन अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम कर रहा होता है। एंड जब एक पर्सन डेली सेम ही काम परफॉर्म करता रहेगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, उस काम से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अगर आप चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे तो वहां पर आपके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज उस सर्टेन टास्क के अंदर स्पेशलाइज हो जाएंगे। एंड अगर उनके पास स्पेशलाइजेशन आ गई तो वो उस टास्क को कम टाइम एंड कम कॉस्ट पर करेंगे विद मिनिमम वेस्टेज। पॉइंट क्लियर हो रहा है। सो दिस वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंस है क्लैरिटी इन अ वर्किंग रिलेशनशिप। यहां पर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है, जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उनकी वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर होती है। लाइक किस पर्सन को क्या काम करना है, एवरीवन इज क्लियर। हर पर्सन की जॉब, हर पर्सन के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को क्लियर है। एंड उन लोगों को ये भी क्लियर है कि अगर वो इस काम में अटक रहे हैं तो उनका सुपीरियर कौन है, उन्हें अपनी प्रॉब्लम को किसके पास लेकर जाना है, एंड साथ ही वो कितने पावरफुल है डिसीजन लेने में, हर एक चीज उन्हें यहाँ पर क्लियर होती है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये आप लोगों की फर्स्ट इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट से इंटर रिलेट करता है। किस तरीके से आप लोगों ने अपने टास्क को डिवाइड कर रखा है अलग अलग पर्सन को। अब एक पर्सन है ए,
वो डेली आकर के एक गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, वो ये काम डेली कर रहा है, तो वो उस काम में हो चुका है परफेक्ट। एंड अगर वो उस काम में परफेक्ट हो चुका है तो यानी कि वो अब वहां पर उस काम को करते टाइम बहुत मिनिमम वेस्टेज करेगा, या हो सकता है कोई वेस्टेज हो ही ना, क्योंकि अब वो उस काम में परफेक्ट हो चुका है, वो ये काम डेली कर रहा है। तो यही हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंस का पॉइंट है, विच इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद बात आती है एडेप्टेशन टू चेंज। यहां पर बोला गया है एडेप्शन टू चेंज के अंदर कि आप लोग एक डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं। एनवायरनमेंट इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो अब ये जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर रैपिडली कुछ चेंजेस आते हैं, तो इन चेंजेस को आप लोग अडेप्ट कर पाए, ये ही आप लोगों की नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, नेक्स्ट एडवांटेज है ऑर्गेनाइजिंग का। यानी कि आप लोगों की जो ऑर्गेनाइजिंग होती है वो फ्लेक्सिबल होती है कि आप लोग नीड्स के हिसाब से उसको चेंज कर पाए। क्या बोले, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन टू अकोमोडेट चेंजेस इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट। आप लोगों की जो ऑर्गेनाइजिंग होती है वो आपको इतना फ्लेक्सिबल बनाती है कि एनवायरनमेंट के अंदर कुछ भी चेंज हो रहा है आप उस चेंज को अडेप्ट कर पाए। सो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो मॉडिफाई किया जा सकता है। एंड रिवीजन ऑफ द जॉब पोजीशन, यहां पर मैं जॉब पोजीशन को रिवाइज भी करा सकती हूं। लाइक ए पर्सन अगर कोई और काम कर रहा था तो मैं उसको किसी और टास्क पर शिफ्ट कर सकती हूं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट है यहां पर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोग अच्छे से नजर रख सकते हैं, लाइक मेरे जो मैनेजर है उसने हर टीम के लीडर को डिसाइड किया है, उसने हर एक पर्सन, हर एक सुपीरियर डिसाइड किया है, एंड हर सुपीरियर के अंडर 4 लोग काम कर रहे हैं। तो जो मेरा सुपीरियर है वो उन 4 लोगों को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है कि उसके अंडर काम करने वाले चारों वर्कर में से कौन सबसे अच्छा काम कर रहा है, कौन काम करते हुए सबसे ज्यादा वेस्टेज कर रहा है, किसके काम से हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर क्या हो सकता है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। मैंने यहां पर काम को बांट दिया। पहले क्या होता था, एक मैनेजर होता था, उसके अंदर 100 लोग काम कर रहे होते थे, तो वो मैनेजर कंफ्यूज हो जाता था, वो इतना टाइम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता था कि वो हर एक पर्सन के ऊपर नजर रख सके। तो अब मैनेजर ने क्या किया, 5-5 लोगों की टीम बना दी एंड उन 5 लोगों के लिए एक-एक टीम लीडर बना दिया। तो अब उस मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी उन 100 लोगों की नहीं है, वो क्या कर रहा है, उसको जो भी जानना है वो उसके टीम लीडर से पूछ रहा है। अब उन 5-5 लोगों से क्या काम किस तरीके से कराना है वो उसकी किसकी सिरदर्दी है, उसके टीम लीडर की। तो यहां पर क्या किया, मैनेजर ने अपना जो काम है वो डेलीगेट कर दिया लोगों तक। एंड इससे क्या हुआ, यहां पर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हुआ कि वो इजीली पता लगा पाता है कि कौन सा वर्कर ज्यादा वेस्टेज कर रहा है, किस वर्कर के काम से कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के अंदर एक मैनेजरियल पर्सन को ट्रेन किया जाता है। कौन पर्सन, लाइक मैनेजर हो गया, उसको ट्रेन किया जाता है कि वो किस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज को देख पाए। उसने क्या किया, अपने टास्क को डेलीगेट कर दिया, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया, अपने सबऑर्डिनेट्स को वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को दे सकते हैं। अभी एग्जांपल दिया था, एक मैनेजर है, उसने बाकी सब टीम लीडर्स बना दिए जिसके अंडर में 5-5 लोग काम कर रहे। तो यहां पर मैनेजर ने अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट किया अपने सबऑर्डिनेट को। तो यही है यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, यानी कि यहां पर आप लोगों की जो पर्सनल है, मैनेजरियल पर्सनल है, उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो कुछ बेसिक डिसीजंस अपने बिहाफ पर ले सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के अंदर क्या बोला गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ एंड एक्सपेंशन किस चीज पर डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन मार्केट के अंदर कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही है, कितने अच्छे से अपने टास्क को कर रही है, एंड कितने अच्छे से टास्क को कर रही है, क्या काम हो रहा है, इफेक्टिवली हो रहा है, एफिशिएंटली हो रहा है, ये किस चीज पर बेस है, मेरी ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर बेस्ड है। इसीलिए बोला गया है ऑर्गेनाइजिंग इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि ये देखता है, ये डेलीगेट करता है अथॉरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ताकि चीजें यानी कि टास्क हमारी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हम लोग परफॉर्म कर पाए। उसके बाद हम लोगों ने यहां पर हमारे हर एक पॉइंट को कवर किया है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की। आई होप हर एक मीनिंग, हर एक पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट रह जाता है, आप लोग कमेंट करके आपके डाउट्स को पूछ सकते हैं। क्विक रिवीजन करते हैं हमारे इंपॉर्टेंस का। पहला है, यहां पर हम लोगों को स्पेशलाइजेशन मिलती है। क्यों स्पेशलाइजेशन मिलती है, क्योंकि हम लोग अपने टास्क को डिवाइड कर देते हैं, अपने वर्क को डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है, यहां पर हर पर्सन को पता है कि किस पर्सन को क्या काम करना है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। एंड यहां
पर हर एक रिसोर्स ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जाता है, क्योंकि लोगों के अंदर स्पेशलाइजेशन आ चुका है, लोगों को पता चल चुका है कि किस काम को किस तरीके से करना है, तो वहां पर हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। उसके बाद हम लोग एक डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग एनेबल करता है कि जो भी एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो रहा है उस चेंज को अपने अंदर ला सके, अपने रिसोर्सेज की प्लेस पोजीशंस को हम लोग अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर पाए। उसके बाद हर एक पर्सन असाइंड होता है किसी टास्क के लिए, तो यहाँ पर मैनेजर क्या करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ पर्सन तक डेलीगेट कर देता है एंड उनको कहता है ये आप लोगों को ऑब्जर्व करना है, आप लोगों को एडमिनिस्टर करना है कि कौन लोग कितना काम कर रहे हैं, कितनी वेस्टेज कर रहे हैं, कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है, तो यहाँ पर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर जिन पर्सन को अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की जाती है, उन लोगों को ट्रेन करना जरूरी है ताकि वो इन चीजों को अच्छे से एनालाइज कर पाए। उसके बाद अगर मेरा काम हर तरीके से अच्छा चल रहा है, हर एक चीज प्रॉपर्ली चल रही है, पर्सन भी अच्छे से काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज भी अच्छे से यूज हो रहे हैं, तो इन कुछ रीजंस की वजह से मैं मेरे बिजनेस को एक्सपैंड अच्छे से ग्रो कर पाऊंगी। सो ये सभी पॉइंट्स है मेरी इंपॉर्टेंस के, किसके इंपॉर्टेंस के, ऑर्गेनाइजिंग के। तो यानी कि अगर मैं, मेरे घर हो या मेरा बिजनेस हो, चीजों को ऑर्गेनाइज करूंगी तो यहां पर मुझे ये फायदे होने वाले हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ऑर्गेनाइजिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग को यहां पर दो नजर से देखा जाता है। पहला है यहां पर ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस एंड दूसरा है यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। दोनों ही कॉन्सेप्ट को डिटेल में यहां पर पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं यहां पर फर्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ना, विच इज ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग हम लोगों का एक प्रोसेस है जिसके बेस पर हमारे बाकी सभी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। किसके बाकी सभी फंक्शंस? मेरी मैनेजमेंट की। पॉइंट क्लियर हो रहा है? इन अदर वर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग सिर्फ खाली एक फंक्शन ही नहीं है जो एक सिंगल स्ट्रोक पर परफॉर्म किया जाता है, बल्कि ये चेन है। किस तरीके से चेन? यहां पर आप लोगों का प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, फिर स्टाफिंग है, फिर डायरेक्टिंग है, फिर कंट्रोलिंग है। तो आप यहां पर इस फंक्शन पर खड़े हैं, अगर आप लोगों ने ये फंक्शन में कुछ भी गड़बड़ कर दी तो ये पूरी चेन आप लोगों की टूट जाएगी। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक इकलौता खुद का फंक्शन नहीं है, ये एक चेन के अंदर बंधा हुआ है, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कुछ भी मिस्टेक हुई तो बाकी फंक्शंस भी वहां पर आप लोगों के डिस्टर्ब हो जाएंगे। इट इंक्लूड्स गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है? सबसे पहले आप लोगों को पता लगाना पड़ेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसे ही ऑब्जेक्टिव पता चला, आपको माइंड के अंदर सेट करना पड़ेगा कि इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी। एक्टिविटीज डिसाइड हो गई, हर सिमिलर एक्टिविटी को ग्रुप करेंगे एंड उनके टास्क को डिफाइन करेंगे, यानी कि हर एक पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करेंगे एंड जिसको जो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है उसके हिसाब से उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, यानी कि पावर टू टेक द डिसीजन। ये चीजें हम लोगों को यहां पर देखनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजिंग जो है ह्यूमन से रिलेटेड भी है एंड नॉन ह्यूमन चीजों से रिलेटेड भी है, यानी कि यहां पर सिर्फ आपको लोगों से रिलेटेड डिसीजंस नहीं लेने हैं, रिसोर्सेज से रिलेटेड भी डिसीजन लेने हैं। सो इन दिस वे वी कैन से ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस आल्सो। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यहां पर हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट को एज अ प्रोसेस पढ़ा है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, कि ऑर्गेनाइजिंग सिर्फ एक प्रोसेस ही नहीं है जहां पर हम लोग काम को कर रहे हैं, बल्कि एक स्ट्रक्चर है रिलेशनशिप का। किस तरीके से? यहां पर यानी कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर दो तरीके के स्ट्रक्चर हो सकते हैं हमारी रिलेशनशिप के। कौन कौन से? एक फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। यानी कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, वहां पर अलग, अगर आप लोगों का फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है तो वहां पर आप लोगों की इंफॉर्मेशन कैसे पास होगी? टॉप लेवल वाला मिडिल वाले को देगा, मिडिल वाला लोअर वाले को देगा, एंड अगर कोई बात लोअर वाले ने पहुंचानी है तो लोअर वाला मिडिल को देगा, मिडिल वाला अपर यानी कि टॉप लेवल वाले को देगा। यहां पर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो किया जाता है ताकि चीजें आप लोगों की मैनेज हो सके। यानी कि यहां पर आप लोगों के सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स डिसाइडेड होते हैं। तो ये आता है आप लोगों के फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप के अंदर। सेकेंड टाइप है यहां पर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर फ्रेंडली नेचर होता है, पर्सनल नेचर होता है। यहां पर कोई भी चेन को फॉलो नहीं करता, लोअर वाला डायरेक्टली टॉप लेवल वाले के पास जा सकता है, प्रोडक्शन वाला सेल्स वाले से भी बात कर सकता है, सेल्स वाला मार्केटिंग वाले से भी बात कर सकता है। ऐसा नहीं है कि
मार्केटिंग वाले सिर्फ आपस में बात कर रहे हैं एक चेन को फॉलो करके, बल्कि ये लोग अपनी उस चेन से बाहर भी निकल सकते हैं। सेल्स वाला मार्केटिंग से, मार्केटिंग वाला डिस्ट्रीब्यूशन से, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। तो ये आता है मेरे इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर। ये बहुत फ्रेंडली नेचर का होता है, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इसको फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी बात करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। अभी पीछे हम लोगों ने बात किया, हम लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इसके अंदर दो तरीके की रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाता है। फर्स्ट वन इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड वन इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, यहां पर हर पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप को डिसाइड किया जाता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझ आता है हर पर्सन के रोल्स डिसाइडेड है। अथॉरिटी का मतलब समझ आता है कि हर पर्सन के पास कितनी पावर है डिसीजन लेने की, ये भी क्लियर है। एंड थर्ड है म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी कि दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, यानी कि कौन हेड है एंड कौन किसके अंडर में काम कर रहा है। दिस कम्स अंडर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, ये सभी चीजें प्री प्लान्ड होती हैं, डिसाइडेड होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, कौन सा स्ट्रक्चर? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वाला स्ट्रक्चर। यहां पर आप लोगों के जो काम होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। हर पर्सन ने कितना क्या काम करना है ये पहले से डिसाइडेड होता है। एंड हर इंडिविजुअल की रिलेशनशिप भी डिसाइडेड होती है। अभी बताया था कैसी रिलेशनशिप, कि कौन किसका सुपीरियर है एंड कौन किसका सबऑर्डिनेट है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? एंड ये जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन होती है ये बाउंडेड होती है। किससे बाउंडेड होती है? रूल्स एंड रेगुलेशन से। यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी काम अगर हो रहा है तो उस काम को करने के लिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर हो? So this was the meaning of your formal organization. मीनिंग क्लियर हुआ? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइडेड है, टास्क को डिवाइड किया जाएगा एंड सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, ये भी डिसाइडेड होगा। रूल्स एंड प्रोसीजर्स का यूज किया जाएगा आप लोगों के कामों को करने के लिए। पॉइंट क्लियर हो रहा है? बात करेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो फर्स्ट फीचर है डेलिबरेटली क्रिएटेड, यानी कि ये क्या है, यहां पर जो आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये क्यों क्रिएट की जाती है, ताकि आप लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स को अच्छे से हम लोग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर पाए। सेकेंड फीचर है ये हमारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स पर बेस्ड है, यानी कि यहाँ पर प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। 9 बजे आना है मतलब 9 बजे आना है, दिस इज द रूल। किसका? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। इसीलिए बोला गया यहाँ पर कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स का यूज किया जाता है। किस पर्सन को कौन सी डेस्क पर बैठना है ये भी यहाँ पर डिसाइडेड होता है। इट इज इम्पर्सनल, यानी कि ये इम्पर्सनल कैसे है, यहाँ पर किसी की पर्सनल फीलिंग्स पर ध्यान नहीं दिया जाता, पर्सनल इंटरेस्ट पर ध्यान नहीं दिया जाता। लाइक एक पर्सन है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर है एंड एक पर्सन है जो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर है, एंड दोनों ही पर्सन एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। तो वो दोनों पर्सन मैनेजर के पास जाते हैं कि हम लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट में नहीं बैठना, हम लोगों को साथ ही बैठकर काम करना है। भले मैं काम प्रोडक्शन का करूं और वो सेल्स का, लेकिन बैठना साथ में है। तो यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर मना कर देगा कि यहाँ पर कोई पर्सनल इंटरेस्ट का यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जाएगा। यहाँ पर ये जो नेचर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ये क्या है, इम्पर्सनल है। यानी कि जो चीजें प्लान्ड है, जो रूल्स डिसाइडेड है कि प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही बैठकर काम करेगा, उसको वो ही करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है अथॉरिटी। यहाँ पर रहने वाले हर पर्सन को अपनी अथॉरिटी पता होती है। अथॉरिटी मतलब कि उस पर्सन के पास कितनी पावर है उस काम को करने की, ये चीजें यहाँ पर डिसाइडेड होती है। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर है इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसके अंदर पहले से ही डिसाइडेड होता है कि किस पर्सन को कितना काम करना है ताकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएं। नेक्स्ट फीचर है डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप। यहाँ पर एक दूसरे की रिलेशनशिप सबको पता होती है कि कौन किसका सुपीरियर है एंड कौन किसका सबऑर्डिनेट है, एंड साथ ही ये ज्यादा स्टेबल होती है। यहाँ पर किसी की खुद की मनमानी नहीं चलती, क्योंकि रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर हर कुछ यहाँ पर डिसाइडेड है। तो ये क्या है, हमारा बहुत स्टेबल फीचर है हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यहाँ पर फीचर्स की बात हो गई है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की, कि अगर मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल रिलेशनशिप को फॉलो करती हूँ तो उससे मुझे क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है स्पेशलाइजेशन पॉसिबल। यहां पर यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
टास्क को डिवाइड किया जाता है अलग अलग पर्सन्स के बीच में, एंड हर पर्सन जब एक ही काम को करेगा तो उसको क्या मिलेगा, स्पेशलाइजेशन। सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है यहाँ पर मोर कोऑर्डिनेशन। हमारी जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर हर पर्सन को, हर डिपार्टमेंट को पता है कि किसको क्या काम करना है, एंड हर पर्सन को एडमिनिस्टर करने के लिए उनका टीम लीडर बैठा है जो मैनेजर ने असाइन किया है। तो वो हर पर्सन हर चीज पर अगर नजर रख रहा है तो हर काम प्रॉपर्ली होगा, एंड जब हर काम प्रॉपर्ली होगा तो वहां पर बेटर कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर एडवांटेज गुड ह्यूमन रिलेशनशिप। यहाँ पर बहुत अच्छी ह्यूमन रिलेशनशिप बनाई जाती है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट की। सुपीरियर गाइड कर रहा होता है सबऑर्डिनेट को, एंड सबऑर्डिनेट अपनी प्रॉब्लम्स को सुपीरियर से पूछ रहा होता है, वहां पर सुपीरियर की एक्सपीरियंसेस काम आ रहे होते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है इजी टू फाइंड आउट इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। अब जो टीम लीडर है उसके अंडर अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो वो इजीली उन 5 लोगों में से ढूंढ सकता है कि कौन सा पर्सन सही से काम नहीं कर रहा। लेकिन वहीं अगर मेरा कोई टीम लीडर असाइन ना होता, हर एक एम्प्लॉय एक सिंगल ही मैनेजर के अंडर काम कर रहा होता, तो वो मैनेजर कंफ्यूज हो जाता, बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता उसके लिए ये ढूंढना कि कौन पर्सन अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो क्या एडवांटेज है, इजी टू फाइंड आउट इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। नेक्स्ट फीचर क्या है, नेक्स्ट एडवांटेज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हर पर्सन की ड्यूटीज को असाइन किया जाता है, बताया जाता है कि किस पर्सन की क्या ड्यूटी है, किस पर्सन को क्या काम करना है। तो उससे क्या होता है, वहां पर ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता, कोई पर्सन अपनी मर्जी से काम नहीं करता तो कोई भी टास्क ओवरलैप नहीं करता। लाइक ये पर्सन भी प्रोडक्शन कर रहा है, ये पर्सन भी प्रोडक्शन कर रहा है, ये पर्सन भी प्रोडक्शन कर रहा है, ऐसा नहीं होता। 2 पर्सन प्रोडक्शन कर रहे हैं, 2 पर्सन सेल्स में है, 2 पर्सन मार्केटिंग में है, 2 पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन में है। किसकी हेल्प से हो पाएगी, ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से। एडवांटेज समझ आया, क्या है एडवांटेज, यहां पर नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, कोई भी वर्क की डुप्लीकेसी या फिर ओवरलैपिंग नहीं होती। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, यहाँ पर लेस चांसेस ऑफ पार्शियलिटी। यहाँ पर पार्शियलिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सर्टेन रूल्स को फॉलो किया जाता है। कुछ भी चीज डिसाइड करनी है, कुछ भी असाइन करनी है तो वो रूल्स को फॉलो करके होगी, जिससे पार्शियलिटी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। एंड यहाँ पर आप लोगों के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना ईजी है, क्योंकि हर पर्सन जो मैनेजर ने बोल दिया उस ऑब्जेक्टिव के टुवर्ड्स काम कर रहा है, तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज है इजी कंट्रोल। यहां पर चीजों को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि हर टीम के ऊपर हम लोगों ने एक टीम लीडर बिठा रखा है जो उनको एडमिनिस्टर कर रहा है। तो ये सभी एडवांटेजेस से मेरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, आई होप हर एक एडवांटेज आप लोगों को अच्छे से क्लियर है कि अगर हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे तो उससे हम लोगों को क्या क्या फायदे होने वाले हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, कि अगर हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन कर रहे हैं तो वहां पर क्या क्या डिसएडवांटेजेस हम लोगों को हो सकते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज है लैक ऑफ इनिशिएटिव। इसका मतलब क्या है, यहां पर जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे, खुद से कुछ भी करना स्टार्ट नहीं करेंगे। वो उनको क्या चीज की आदत पड़ चुकी है कि जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा हम काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो अगर आज आपका सुपीरियर आने में लेट हो जाता है तो आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो वहां पर काम स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको हैबिट किस चीज की हो चुकी है कि ऊपर से ऑर्डर आए तब काम करें। तो यानी कि यहां पर कमी किस चीज की है, लैक ऑफ इनिशिएटिव की। उसके बाद नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, प्रेशर ऑफ ऑफिसर्स, ऑटोक्रेसी ऑन एम्प्लॉइज। यहां पर जो टीम लीडर्स होते हैं कई बार क्या करते हैं, ऑटोक्रेसी का यूज करते हैं, लाइक अपनी पावर को वहां पर लोगों के ऊपर झाड़ते हैं, बिना वजह एम्प्लॉइज को डांटते रहते हैं, बिना वजह उनके कामों में कमी निकालते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है यहाँ पर डिले इन वर्क। डिले इन वर्क का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आपको कोई छोटा सा भी डिसीजन लेना है, वो छोटा डिसीजन भी पूरी चेन को पार करके फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाएगा, तब कोई डिसीजन लिया जाएगा। सो दिस इज द अनदर डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशंस। यहां पर क्या होता है, हम लोगों ने सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन कर रखा होता है, डिसाइड कर रखा होता है। तो जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो हर टाइम सुपीरियर के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनका फायदा उठा रहे होते हैं, यानी कि खुद कोई नई चीज एक्सपीरियंस ही नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सुपीरियर के एक्सपीरियंस का यूज कर रहे होते हैं। सो दिस इज द अनदर डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से कवर किया, उसका मीनिंग पढ़ा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हर एक चीज कवर की है। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, विच इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। किसकी बात करने वाले हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जस्ट अपोजिट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है यहाँ पर मीनिंग? यहाँ पर जितने भी काम होते हैं वो पर्सनल नेचर के होते हैं, यानी कि किस पर्सन को किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या उसका टेस्ट है, उसके क्या कम्युनल रिलेशन है, इस बेस पर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, इस बेस पर इस रिलेशनशिप को बनाया जाता है। पॉइंट क्लियर है? यहाँ पर कोई सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते, बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की इसलिए हेल्प नहीं कर रहा होता कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल है, बल्कि किस लिए हेल्प कर रहा होता है कि ये मेरा फ्रेंड है इसीलिए इसकी हेल्प कर देते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है? क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो पर्सनल नेचर पर काम करता है, पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल टेस्ट पर काम करता है। एंड उसके बाद यहाँ पर बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयज के बीच में। एंड कोई एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय की हेल्प इसलिए नहीं कर रहा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल है, बल्कि इसलिए हेल्प कर रहा है क्योंकि वो पर्सन उसको नेचर वाइज अच्छा लगता है, उसके साथ वो बहुत फ्रेंडली है, इसीलिए वो उसकी हेल्प करता है। तो ये तो बात क्लियर है कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कोई रूल्स या फिर रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते, वहां पर केवल और केवल आप लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट फॉलो होता है। एंड ये जो मेरी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, यहाँ पर लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स को इग्नोर किया जाता है, यानी कि यहाँ पर ये चीज कंसीडर नहीं होती कि लोअर लेवल वाला मिडिल के पास जाएगा, मिडिल वाला टॉप के पास, ये चेन फॉलो नहीं होती। लोअर वाला जब चाहे टॉप के पास जा सकता है, टॉप वाला जब चाहे लोअर के पास आ सकता है। सो दिस वाज द बेसिक मीनिंग ऑफ योर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्या क्या फीचर्स है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। फर्स्ट वन इज इट इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। जो हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप होती है, वो हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये पूरा करने के लिए नहीं बल्कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है इसीलिए बना रहे हैं, लेकिन इनफॉर्मल के अंदर क्या होगा? हम लोगों का जो मोटिव है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स नहीं, पर्सनल गोल्स है। हमारा इंटरेस्ट पूरा होना चाहिए, हमारा टेस्ट पूरा होना चाहिए, हमारे यहाँ पर फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, इस चीज के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉट रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी रिटन रूल्स या प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया जाता। एंड ये हमारी पर्सनल नेचर के हैं, अपने खुद के टेस्ट, अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए किए जाने वाली चीजें हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। एंड नेक्स्ट है अथॉरिटी। यहाँ पे जो हमारी अथॉरिटी होती है वो कोई चेन ऑफ कमांड यानी कि कोई चेन को फॉलो नहीं करती। हर पर्सन के पास हर चीज की अथॉरिटी है, जिसका जो मन करता है वो कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है नो डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप्स। यहाँ पर रिलेशनशिप्स भी पहले से डिसाइडेड नहीं है कि कौन किसका सुपीरियर है एंड कौन किसका सबऑर्डिनेट है। सब लोग आपस में फ्रेंडली नेचर के हैं, अपनी मन मर्जी के हिसाब से वहां पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी कम है। क्यों? क्योंकि कोई प्रॉपर रूल्स का यूज ही नहीं किया जा रहा है। इस बार हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इस मेथड का यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो नेक्स्ट मेथड का यूज कर रहे हैं। कोई भी स्टेबल तरीका नहीं है काम को करने का। सो दिस वाज द अनदर फीचर ऑफ योर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर नो प्लेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। आप लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट होता है इसका कोई भी प्लेस नहीं है, यानी कि आपकी जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका एक चार्ट होता है कि पहले टॉप लेवल वाले हैं, मिडिल लेवल वाले हैं, लोअर लेवल वाले। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज नहीं है। सो ये सभी फीचर्स है आप लोगों के इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। बात करते हैं यहाँ पर इसके एडवांटेजेस की, कि अगर हम लोगों के यहाँ पर एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा यहाँ पर है इंक्रीज इन इनिशिएटिव। यहाँ पर हर एम्प्लॉय फ्रेंडली नेचर का है, हर कोई इनिशिएटिव लेना चाहता है, हर कोई अपनी मर्जी से काम करना चाहता है। सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ योर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ ऑफिसर्स।
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता था, हर कोई प्रेशर में काम कर रहा होता था, उसके ऊपर एक टीम लीडर बैठा होता था। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई टीम लीडर नहीं है, कोई इस तरीके की रिलेशनशिप स्पेसिफिक नहीं है, तो यहां पर किसी तरीके का प्रेशर भी नहीं है। यहां पर जो लोग हैं बहुत फ्री माइंड होकर के काम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहां पर अगर किसी चीज को डिसाइड करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट करके कर सकता है। कोई प्रॉपर चेन को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट या जरूरत यहां पर नहीं है। नेक्स्ट फायदा क्या है, यहां पर इट मेक्स अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग। यहां पर क्या होता है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर फॉर्मल ग्रुप भी है एंड इनफॉर्मल ग्रुप भी है। किस तरीके से, यानी कि जब हम ऑफिस में होंगे तो हम लोग फॉर्मल रिलेशनशिप फॉलो करेंगे, एंड ऑफिस के बाद हम लोग कभी कहीं पार्टी पर जा रहे हैं, कोई मीटिंग बाहर कर रहे हैं, तो वहां पर इनफॉर्मल रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, अगर हम लोग एक दूसरे के सुपीरियर सबऑर्डिनेट होने के साथ साथ एक दूसरे के फ्रेंड्स भी बन जाए, तो उससे उन दोनों की रिलेशनशिप यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद नेक्स्ट है क्विक सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यहां पर आप लोगों की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बहुत क्विकली मिल जाते हैं। क्यों क्विकली मिलते हैं सॉल्यूशंस? क्योंकि यहां पर कोई भी पर्सन किसी से भी जाकर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है एंड उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकता है। तो ये सभी पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। अब ये जो हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, उन्हीं की हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज है स्पेशलाइजेशन नॉट पॉसिबल, यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर पर्सन तो अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर रहा है। वो डेली आकर एक काम ही नहीं कर रहा, तो अगर एक काम को नहीं करेगा तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन भी नहीं आएगा। यही डिसएडवांटेज है आप लोगों की इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। इट रेजिस्ट चेंज, यहां पर चेंजेस लाने में भी बहुत दिक्कत होती है। चेंजेस को लाने के लिए रेजिस्टेंस क्यों है यहां पर? क्योंकि हर पर्सन अपनी मर्जी से काम कर रहा है, कोई पर्सन किसी अदर पर्सन को अपना सुपीरियर नहीं समझ रहा। अगर वो किसी को सुपीरियर नहीं समझ रहा है तो वो उसके गाइडेंस भी फॉलो नहीं करेगा, उसके रूल्स रेगुलेशंस को नहीं समझेगा। एंड जब तक वो किसी के गाइडेंस में काम नहीं करेगा, तब तक वो काम करने की पुरानी ही टेक्निक्स को यूज करता रहेगा, क्योंकि कोई ऐसा सबऑर्डिनेट नहीं है जो उसको नई नई टेक्निक्स के बारे में बता पाए। इसीलिए नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इट रेजिस्ट चेंज। नेक्स्ट है यहाँ पर इट क्रिएट्स र्यूमर्स, यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स कैसे हैं, वो एक ऑफिस में काम करते हैं, अंदर है तो फॉर्मल रिलेशनशिप फॉलो कर रहे हैं, बाहर मिलते हैं तो इनफॉर्मल रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हैं। अब वो दो लोग आपस में कुछ बैठकर ऑफिस के बारे में बात करते हैं, तो इससे क्या होता है, र्यूमर्स फैलती हैं। क्या होता है, इससे र्यूमर्स फैलती है, यानी कि बिना बात की अफवाहें वहां पर उड़ती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर समटाइम्स इट क्रिएट्स हर्डल इन मैनेजमेंट। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी कभी चीजों को मैनेज करने में दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। किस तरीके से, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर कोई अपनी मनमर्जी कर रहा है, हर कोई अपनी मर्जी से काम कर रहा है, किसको किस डेस्क पर बैठना है, किसको क्या ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, हर काम वो अपनी विश के अकॉर्डिंग कर रहा है, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो वहां पर चीजों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। इसी के साथ यहां पर हम लोगों ने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से डीपली अच्छे से कवर किया है। यहां पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस दोनों ही टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस की। डिफरेंस किस किस के बीच का है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच के डिफरेंस की यहां पर हम लोग करने वाले हैं बात। क्या क्या डिफरेंस है हमारी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? स्क्रीन पर आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा है, स्टार मार्क कर लेना, नोट्स की टेंशन मत लेना, नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। स्टार मार्क इसलिए कर लेना क्योंकि ये डिफरेंस एग्जाम के अंदर वेरी शॉर्ट या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। क्या है यहाँ पर डिफरेंस, ध्यान से समझेंगे। मीनिंग की बात करते हैं तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मीनिंग है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप लोगों की अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होती है। अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए बनाई जाती है एम्प्लॉइज की। सेकेंड डिफरेंस है क्रिएशन। ये जो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। थर्ड है यहाँ पर पर्पस। यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या पर्पस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो,
लेकिन इनफॉर्मल के अंदर क्या होता है कि हमारी सोशल नीड्स, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स या फिर पर्सनल नीड्स को हम लोग पूरा कर सके। नेक्स्ट डिफरेंस है कम्युनिकेशन। हमारी जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कौन सा कम्युनिकेशन यूज होगा? फॉर्मल। एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? अब नेक्स्ट है यहाँ पर कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी कि कंट्रोल किस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे कंट्रोल करना है तो कुछ रूल्स एंड कुछ प्रोसीजर्स का यूज करना पड़ेगा। एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल्स। अगर किसी चीज पर कंट्रोल करना है तो उनकी पर्सनल रिलेशनशिप ही आपस में कंट्रोल कर सकती है और कोई चीज नहीं। नेक्स्ट डिफरेंस है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अथॉरिटी किसी चीज की पावर देनी है तो कैसे फ्लो करेगी? टॉप से लोअर। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड। पॉइंट क्लियर है? यानी कि हर पर्सन आंसरेबल है। किसको आंसरेबल है? लोअर वाला मिडिल को, मिडिल वाला टॉप को। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मूव होती है? अपवर्ड। एंड अथॉरिटी कैसे मूव होती है? डाउनवर्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई फ्लो नहीं है, कोई फ्लो का लेवल नहीं है अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। उसके बाद साइज की बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लार्ज नेचर की है एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल नेचर की है। एंड स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारी जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये ज्यादा स्टेबल है एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कम स्टेबल है। पॉइंट क्लियर हुआ है? यहाँ पर आई होप चीजें आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हुई हैं कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। पॉइंट क्लियर है? अब द थिंग इज, अगर आपको कोई चीज को ऑर्गेनाइज करना है, मैनेजमेंट के अंदर चीजों को ऑर्गेनाइज करना है तो उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है? प्रोसेस आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। देयर आर टोटल 8 स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अगर आपको चीजों को ऑर्गेनाइज करना है तो वहां पर आप लोगों को टोटल 8 स्टेप्स को फॉलो करना है। हर एक स्टेप की डिटेल में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। अगर मुझे किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना है तो सबसे पहला काम क्या होगा? मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। हालांकि ऑब्जेक्टिव मेरा कहां डिसाइड हुआ है? प्लानिंग के अंदर, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए काम कहां से स्टार्ट होगा? मेरा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। स्टेप नंबर 1 क्लियर हुआ? अगर चीजों को ऑर्गेनाइज करना है तो पहले मोटिव ढूंढ लो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। सेकंड स्टेप पे आते हैं। यहां पर अब मुझे डिटरमाइन करनी पड़ेगी अलग अलग एक्टिविटीज। कैसे? लाइक मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे सेल्स को इंक्रीज करना है बाय 20%। जितनी भी मेरी सेल्स चल रही है उसका 20% इंक्रीज करना है। अब मैं 20% इंक्रीज कैसे कर सकती हूँ? उस इंक्रीज करने के लिए मैं क्या अलग अलग एक्टिविटीज कर सकती हूँ? उन एक्टिविटीज को यहां पर करना है डिटरमाइन। कैसे कैसे मैं सेल्स को इंक्रीज कर सकती हूँ? कुछ पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, कुछ पॉइंट्स आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। लाइक अगर मुझे सेल्स को इंक्रीज करना है तो मुझे फोकस करना पड़ेगा उसकी पैकेजिंग पे कि लोग उसकी पैकेजिंग को देख करके अट्रैक्ट हो। या फिर अगर सेल्स इंक्रीज करनी है तो मैं कॉस्ट को कम कर सकती हूँ। कॉस्ट कम होगी तो सेल्स प्राइस भी कम हो जाएगा, जिससे ज्यादातर लोग मेरी चीजों को परचेज करेंगे। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड चीज है मैं एडवर्टाइजिंग पर फोकस कर सकती हूँ। एडवर्टाइजिंग मतलब मैं लार्ज स्केल पर एडवर्टाइजिंग करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकती हूँ। ये कुछ चीजें मैंने बता दी डिटरमाइनिंग द एक्टिविटीज के अंदर। लाइक अगर मुझे मेरी सेल्स को इंक्रीज करना है और मुझे वहां पर एक्टिविटीज ढूंढनी है कि किस किस तरीके से मैं मेरी सेल्स को इंक्रीज कर सकती हूँ, तो वहां पर कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, कुछ पॉइंट्स आप लोग बताएंगे। स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं कि अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग करनी है तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप था कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो आप लोगों को स्टेप नंबर 2 के अंदर पता होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड स्टेप की बात करते हैं। अब यहां पर आप लोगों को एक्टिविटीज तो पता चल गई कि इस काम को यानी कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? यहां पर आप लोग सेम नेचर की एक्टिविटीज को ग्रुप कर देंगे एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देंगे। कैसे ग्रुप करना है, कैसे डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। जैसे कि अगर आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, रेडीमेड पार्ट्स परचेज करने हैं, आपको स्टॉक करना है, तो ये सभी चीजें रिसर्च करनी है, मटेरियल लाना है, तो ये सभी चीजें आप लोग ग्रुप करके एक सिंगल डिपार्टमेंट के अंदर भेज सकते हैं जिसका नाम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो यहां पर थर्ड पॉइंट के अंदर क्या बोला गया? आपने आपका ऑब्जेक्टिव पता लगा लिया, एक्टिविटीज पता लगा ली, अब आप सेम नेचर की एक्टिविटीज
को क्यों ना एक डिपार्टमेंट के अंदर भेज दो, ताकि आप लोग क्लियर रहो कि मैं इस रूम के अंदर जाऊं तो सारा काम प्रोडक्शन का चल रहा है, मैं सीधा रूम के अंदर जाऊं सारा काम सेल्स का चल रहा है, लेफ्ट वाले रूम के अंदर जाऊं सारा काम मार्केटिंग का चल रहा है। तो यहां पर क्या करना है, सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज को ग्रुप करना है एंड उनको डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर भेजना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यानी कि फोर्थ स्टेप क्या है आप लोगों का ऑर्गेनाइजिंग का, फोर्थ वन इज डिटरमाइनिंग की एक्टिविटीज, यानी कि उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि सबसे ज्यादा किस एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस है, स्पेशल अटेंशन किस एक्टिविटी को दी जानी चाहिए। यानी कि अगर आपको सेल्स को सक्सेसफुली करना है तो आप लोगों की एक्टिविटी क्या होगी कि सबसे पहले तो आपका रॉ मटेरियल टाइम पर आना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट की एक्टिविटी क्या होगी, प्रोडक्शन टाइम पर होनी चाहिए। तो ये ही सभी चीजें आप लोगों की एक्टिविटीज है। पॉइंट क्लियर है? तो यहां पर ऑब्जेक्टिव पता चल गया किस क्या क्या एक्टिविटीज करने जिससे ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। एक्टिविटीज करने के बाद वहां पर आपको एक्टिविटीज को ग्रुप करना है, डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है एंड उसमें से अपनी की एक्टिविटी को छांट लेंगे कि सबसे ज्यादा अटेंशन किस एक्टिविटी को चाहिए। इतने सब काम मेरे हो चुके हैं, अब मुझे एक्टिविटीज को असाइन करना है। मैंने एक्टिविटीज ढूंढ ली कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, अब मुझे डिसाइड करना है कि कौन पर्सन कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। यानी कि यहां पर क्या करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करना है। लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ए पर्सन क्या करेगा, बी पर्सन क्या करेगा। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ए बी एंड सी प्रोडक्शन करेंगे, डी ई एंड एफ सेल्स करेंगे। इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिसाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, सिक्स्थ स्टेप इज डेलीगेटिंग अथॉरिटी। अब जो पर्सन रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर होगा, यानी कि जिस पर्सन को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है उस पर्सन के पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए। अथॉरिटी मतलब किसी डिसीजन को लेने की पावर। अगर किसी पर्सन को सेल्स को इंप्रूव करना है तो एटलीस्ट उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो सेल्स एजेंट को हायर कर सके। तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, डेलीगेटिंग अथॉरिटी, अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना, कहां तक जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर क्या करना पड़ता है, जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट उतनी अथॉरिटी उसके पास होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, डिफाइनिंग इंटर रिलेशनशिप। अब यहाँ पर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डिसाइड हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर उनके रिलेशनशिप्स डिफाइन करने हैं। लाइक कौन किसके अंडर काम कर रहा है, कौन किसका सुपीरियर है एंड कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किसके टीम मेंबर्स है एंड कौन किसका टीम लीडर है। यहां पर इस रिलेशनशिप को डिफाइन करना पड़ेगा एंड उसके बाद द लास्ट स्टेप इज प्रोवाइडिंग राइट एनवायरनमेंट। हर एक चीज प्रॉपर्ली सेट है, अब बस मुझे उन्हें एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना है जहां पर हर एक चीज ऑर्गेनाइज है, बस उन्हें बैठकर वहां पर काम करना है। So this was the process of your organizing. Total 8 steps इनके अंदर इंक्लूड हैं, हर एक स्टेप इसके अंदर इंटर रिलेटेड है। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं क्या क्या स्टेप्स मेरे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर है। फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। लाइक अगर मुझे ऑर्गेनाइज करना है किसी भी चीज को तो उससे पहले क्या पता होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पता होगा तो वहां पर मैं डिसाइड करूंगी कि इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। जैसे मुझे एक्टिविटीज पता लगेंगी, अब मैं सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज को ग्रुप कर दूंगी। सो दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिटरमाइनिंग की एक्टिविटीज। जैसे ही मैंने मेरी हर एक एक्टिविटी को ग्रुप कर दिया, मैं उसमें से छांटूंगी कि सबसे ज्यादा अटेंशन कौन सी एक्टिविटी को चाहिए, कि अगर इस एक्टिविटी के अंदर गड़बड़ हुई तो बाकी की पूरी ऑर्गेनाइजिंग मेरी बिगड़ जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, अगर आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो पहली इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होगी कि टाइमली आपके पास आपका रॉ मटेरियल आना चाहिए। तो यहां पर मैंने क्या किया, अपनी इंपॉर्टेंट या फिर की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को छांटने के बाद आप लोगों को हर पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है। एक्टिविटीज तो हम लोगों ने ढूंढ ली, लेकिन किस पर्सन से क्या काम कराना है, ये मेरा नेक्स्ट स्टेप है, विच इज असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जिसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी, जिसको अपने टास्क परफॉर्म करने हैं, उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए। किस चीज की अथॉरिटी, डिसीजंस को लेने की। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप अंडर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिफाइनिंग इंटर रिलेशनशिप, यानी कि अब वहां पर हर कोई अपनी मर्जी से काम ना करे, गाइडेंस के लिए एक पर्सन चाहिए, तो वहां पर हम लोग रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं कि ये पर्सन आपका सुपीरियर है एंड ये पर्सन सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट को कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो रही है वो अपने सुपीरियर के पास जा सकता है एंड अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकता है। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ आवर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस विच इज डिफाइनिंग इंटर रिलेशनशिप। नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, प्रोवाइडिंग राइट एनवायरनमेंट। यहाँ पर आप लोगों ने हर एक काम कंप्लीट कर लिया है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, हर एक चीज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज है, रिसोर्सेज भी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज भी। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज की, हर एक चीज अच्छे से ऑर्गेनाइज है। अब लास्ट थिंग आप लोगों को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना है जहां पर बैठकर वो अपने काम को कर सके। इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों का ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट हो गया है। हर एक स्टेप इंटर रिलेटेड है, इजी है एंड सिंपल है। जितना रियल लाइफ के साथ रिलेट करोगे उतना इजीली आप लोग इन स्टेप्स को लर्न कर पाओगे। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा रहता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी आप लोग कुछ भी चीज ऑर्गेनाइज कर रहे हो, जब भी आप लोग ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, तो वहां पर कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। वो हर एक चीज जिसको हमको ध्यान में रखना है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हर एक प्रिंसिपल की यानी कि टोटल 17 प्रिंसिपल्स यहाँ पर है। पहले आपको क्या करना है, हर एक प्रिंसिपल का मीनिंग मेरे साथ समझना है। हर एक प्रिंसिपल के अंदर क्या चीज बोली गई है, हर एक चीज का मीनिंग सुनेंगे। उसके बाद इन 17 प्रिंसिपल्स को लर्न कैसे करना है उसकी शॉर्ट ट्रिक भी मेरे पास है। तो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल टेंस नहीं होना है, सिर्फ मीनिंग को समझते चलना है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने 17 प्रिंसिपल्स को। किस चीज के 17 प्रिंसिपल्स, यानी कि अगर मुझे ऑर्गेनाइजिंग करनी है तो ऑर्गेनाइज करते करते मुझे किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, वो ही छोटी छोटी बातें यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कुछ भी चीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ भी चीज प्लान कर रहे हैं, उन हर एक काम का ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि फर्म के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने वाले 10 लोगों का ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है 2 लोग अलग ऑब्जेक्टिव पर काम करेंगे, 2 लोग अलग, ऐसा नहीं, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव वहां पर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर आप लोग इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि आप आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को डेलीगेट कर पाए। क्या करना है यहाँ पर, आप लोगों का जो भी कंप्लीट टास्क है उस कंप्लीट टास्क को आपको डिवाइड करना है एंड हर पर्सन को उसके हिसाब से उसको काम असाइन करना है, उसको टास्क असाइन करना है। उससे क्या होगा, उन पर्संस के बीच में स्पेशलाइजेशन आएगा। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी कि यहां पर डिवीजन ऑफ वर्क की बात हो रही है। अपना जो भी टोटल वर्क है उसको डिवाइड करेंगे अलग अलग पर्संस पर, ताकि उनके बीच में क्या आ सके, स्पेशलाइजेशन आ सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि यहां पर आप लोगों के टास्क इस तरीके से असाइन होने चाहिए कि वो लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर पाए। लाइक अगर आप लोगों के पास 6 मेंबर्स हैं तो 2 मेंबर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर होने चाहिए, 2 मेंबर आप लोगों के सेल्स डिपार्टमेंट में एंड 2 मेंबर आप लोगों के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। एंड वो जो काम है उनके ऊपर बैठा हुआ एक टीम लीडर होना चाहिए जो उनके काम को अच्छे से असाइन कर सके, एडमिनिस्टर कर सके, ताकि उन सभी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे। प्रोडक्शन वाला अच्छा काम करेगा तभी आपकी सेल्स होगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, थर्ड प्रिंसिपल आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। रीड करेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज। ऑल द डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश अंडर द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटर डिपार्टमेंट। हर जो आपका डिपार्टमेंट है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, अच्छे से मैनेज किया जाएगा, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर डिपेंडेंट होता है। जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया प्रोडक्शन, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। एग्जांपल से समझते हैं, अगर आप लोगों की परचेज डिपार्टमेंट ने कोई भी केयरलेसनेस की, अगर उसने रॉ मटेरियल परचेज करने में कोई भी दिक्कत की, कोई भी देरी की, तो वहां से आपके प्रोडक्शन में डिले होगा एंड जैसे ही प्रोडक्शन में डिले होगा तो आपकी सेल्स में भी डिले होगा। इसीलिए क्या बोला गया, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इस तरीके से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए कि हर काम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली चलता रहे, क्योंकि हर डिपार्टमेंट इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम लोगों को ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग ये पढ़ रहे थे कि यहाँ पर हम लोगों को अपने टास्क को डिवाइड करना है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करना है। तो यहाँ पर बोला गया जिसकी जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको उतनी अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए।
कोई भी ना तो अथॉरिटी कम होनी चाहिए ना रेस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही अथॉरिटी एंड जितनी अथॉरिटी उतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी काम चल रहा है वो बैलेंस्ड मोड में चले। पॉइंट क्लियर हुए। फोर्थ प्रिंसिपल आप लोगों का यही है कि यहां पर आप लोगों को बैलेंस बनाना पड़ता है बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यहां पर प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर क्या होता है, एक मैनेजर है जो अपने टास्क को अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देता है। लाइक उसने कुछ टीम लीडर्स बना दिए, जो टीम लीडर्स आपस में काम को कर रहे हैं, उसने अपने टास्क को टीम लीडर्स को असाइन कर दिया, जो अपने टीम मेंबर्स को क्या कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है। लेकिन इन केस अगर कोई मेंबर कहीं पर भी गड़बड़ कर जाता है तो वहां पर रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल वहां पर मैनेजर ही होगा। और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक स्कूल है जहां पर एक प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल क्या करता है, चीजें मैनेज कर रहा है, लेकिन बच्चों को पढ़ा कौन रहा है, टीचर। लेकिन वहीं अगर किसी स्टूडेंट को स्कूल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है एंड उस बच्चे के पेरेंट्स अगर स्कूल के अंदर आ रहे हैं तो वहां पर रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, टीचर या फिर प्रिंसिपल। अल्टीमेटली वहां पर रेस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल ही होता है। तो यही यहाँ पर है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर एक मैनेजर अपने जो टास्क है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो तो डेलीगेट कर सकता है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी जो अल्टीमेटली है वो उसी पर्सन की है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन के अंदर बोला गया है कि जो मेन मैनेजर है वो अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लोअर लेवल तक डेलीगेट कर देगा एंड उसकी रेस्पेक्टिव अथॉरिटी भी उनको दे देगा, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन चीजों पर, उन टास्क पर वो परफॉर्म कर पाए। क्या बोला है प्रिंसिपल बाय एक्सेप्शन के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन के अंदर बोला है कि यहाँ पर जो मैनेजर है वो अपनी ड्यूटीज, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी अथॉरिटीज अपने जो लोअर लेवल वाले हैं उनको असाइन कर सकता है, उनको डेलीगेट कर सकता है, ताकि वो अपना टाइम थोड़ा सा सेव कर पाए एंड जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई क्रिटिकल सिचुएशन है या कोई की एक्टिविटी है वो उस पर फोकस कर पाए। यही कहते हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर बोला गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, हर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एक सबऑर्डिनेट असाइंड होता है, एक टीम लीडर असाइंड होता है जो हर अपने टीम मेंबर को क्या कर रहा होता है, एडमिनिस्टर कर रहा होता है, उनकी एक्टिविटीज पर कंट्रोल रख रहा होता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि कितने मेंबर्स एक सुपीरियर के अंडर काम कर सकते हैं, कितने सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर के अंदर काम कर सकते हैं एंड उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, एक सुपीरियर एटलीस्ट 4 से 5 सबऑर्डिनेट्स को ही मैनेज कर सकता है, ताकि वहां पर चीजें जो है बहुत इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली चलती रहे। दोनों ही सर्कमस्टेंसेस के अंदर वर्क परफॉर्मेंस विल बी अफेक्टेड। यानी कि इन केस अगर एक सुपीरियर के अंदर 10-15 लोग काम कर रहे हैं तो वहां पर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। यहां पर बोला गया अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं तो इट शुड बी फ्लेक्सिबल। आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, स्टेबल नहीं होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल किस तरीके से होनी चाहिए, लाइक अगर आप लोग एक डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, जो एनवायरनमेंट बहुत अनसर्टेन है, तो जो जो चेंजेस उस एनवायरनमेंट के अंदर होंगे, चाहे इंटरनल एनवायरनमेंट है चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो भी चेंजेस उस एनवायरनमेंट के अंदर चल रहे हैं उन चेंजेस के हिसाब से आप लोग आपकी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी चेंजेस ला पाए। यही ये प्रिंसिपल कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फुल क्लैरिटी। इस प्रिंसिपल के अंदर बोला गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाला हर मेंबर, उसको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक्चुअल गोल क्या है, उसकी खुद की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है एंड उसके पास कितनी अथॉरिटी है। ये चीज किसके अंदर आती है, प्रिंसिपल ऑफ फुल क्लैरिटी के अंदर। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस के अंदर क्या बोला है, यहां पर वर्कलोड के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उसके अंदर एक एम्प्लॉय ऐसे है जिसके अंदर वर्क कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है एंड कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी वर्क कैपेसिटी थोड़ी कम है। तो वहां पर आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, पार्शियलिटी नहीं करनी है कि जो ज्यादा काम कर पा रहा है उसको ज्यादा काम दे दो एंड जो कम काम कर पा रहा है उसको कम काम दे दो। ऐसा नहीं करना है, आपको बैलेंस बनाकर चलना है। जितने भी एम्प्लॉयज वहां पर काम कर रहे हैं, सिमिलर नेचर ऑफ एम्प्लॉयज को आप लोग सिमिलर नेचर ऑफ टास्क एंड सिमिलर नंबर ऑफ टास्क ही असाइन करेंगे। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इस प्रिंसिपल के अंदर बोला गया कि एक सबऑर्डिनेट सिर्फ एक ही सुपीरियर से डायरेक्शंस लेगा, एक ही सुपीरियर से कमांड लेगा।
अगर एक पर्सन, एक वर्कर 100 लोगों से अगर डायरेक्शंस ले रहा है, 100 लोगों से अगर गाइडेंस ले रहा है, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप लोगों का एक सबऑर्डिनेट है तो उस सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन देने वाला, गाइड करने वाला एक ही सुपीरियर होना चाहिए। यही बोला गया आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यहाँ पर आप लोगों का स्केलर प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अंदर क्या बोला गया है कि यहाँ पर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो एक चेन के अंदर बंधे हुए, दे आर बाउंडेड इन अ चेन, यानी कि टॉप से लोअर ये एक चेन में फंसे हुए, यानी कि कोई भी कमांड अगर जाएगी तो टॉप वाला पहले मिडिल वाले को इंफॉर्मेशन देगा, मिडिल वाला लोअर वाले को कमांड देगा। सेम उसी तरीके से अगर फीडबैक चाहिए आप लोगों को तो लोअर वाला मिडिल वाले को देगा एंड मिडिल वाला टॉप वाले को। यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी रिलेशनशिप के अंदर एक चेन को फॉलो कर रहे हैं, एक मेथड को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि टॉप से लोअर, लोअर से टॉप, इस तरीके से कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी प्रिंसिपल के अंदर क्या बोला गया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इतना सिंपल होना चाहिए कि वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं वो इजीली कंफर्टेबल होकर काम कर पाए, हर किसी को एक दूसरे की पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। पॉइंट क्लियर हो रहा है। यहाँ पर क्या है कि आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ पोस्ट मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए ए वाले को अगर कुछ डिस्कस करना है पहले बी के पास जाना पड़ेगा, बी सी के पास जाएगा, सी डी के पास जाएगा, तब बात टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास पहुंचेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए ताकि इंफॉर्मेशन इजीली फ्लो कर पाए। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। दिस इज आवर 14th नंबर ऑफ प्रिंसिपल व्हिच इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल हम लोगों को कहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए कि इन केस उसके बीच में से कोई एक एम्प्लॉय वहां से चला जाता है तो उसके जाने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर कोई भी फर्क ना पड़े। आपके वहां पर उस एम्प्लॉय के जाने पे जो भी वैकेंसी है वो वैकेंसी कोई और एम्प्लॉय आकर फिल कर सके, यानी कि कोई भी पर्सन अगर जा रहा है उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यूटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेगुलर चेक। आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरीके का होना चाहिए कि वहां पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या टास्क परफॉर्म हो रहे हैं उसको रेगुलरली चेक किया जा सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। यहां पर बोला गया है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टास्क इस तरीके से परफॉर्म किए जाए कि चीजें जो है, गोल्स जो है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीट हो सके। लास्ट प्रिंसिपल है यहां पर आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन प्रिंसिपल के अंदर बोला गया है कि यहां पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी कोई डिसीजन लिया जाए तो वहां पर मौजूद हर एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जितने भी एम्प्लॉयज आपके यहाँ पर काम करते हैं हर एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन आपको करवाना चाहिए, जिससे कि वो एम्प्लॉय इन्वॉल्व फील करेगा, उसको लगेगा कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी कुछ वैल्यू है, वो आप लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करेगा एंड फ्रेंडली फील करेगा। पॉइंट क्लियर है। इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों ने 17 प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को अच्छे से पढ़ा है। अब माइंड के अंदर क्या टेंशन चल रही होगी कि इन 17 प्रिंसिपल्स को किस तरीके से याद किया जाए। सो डोंट वरी, मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, चलते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक को देखने। एंड शॉर्ट ट्रिक के साथ जब हम लोग 17 प्रिंसिपल्स को रिवाइज करेंगे तो वहां पर हर एक प्रिंसिपल को दोबारा से पढ़ेंगे एंड दोबारा से समझेंगे। यहां पर चलते हैं। आप लोगों को सबसे पहले मैं देती हूँ शॉर्ट ट्रिक। आप लोगों को 17 प्रिंसिपल्स याद करने के लिए 17 प्रिंसिपल्स नहीं बल्कि 3 वर्ड्स याद होने चाहिए। 3 वर्ड्स अगर एग्जाम में बैठकर याद आ गए तो वहां पर समझना कि आपको 17 प्रिंसिपल्स याद आ गए। 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं? प्रोसेस एंड स्पेसिस, उसके बाद है FBCC। ये 3 वर्ड्स याद कर लो, इससे 17 प्रिंसिपल्स याद आ जाएंगे। कौन कौन से? प्रोसेस, स्पेसिस एंड FBCC। 3 वर्ड्स नोटबुक के अंदर लिख लो स्टार मार्क करके, जैसे ही एग्जाम में जाने वाले हो बस ये 3 वर्ड्स याद कर लो, वहीं पर आप लोगों को 17 प्रिंसिपल्स रिवाइज हो जाएंगे। जल्दी से समझते हैं किस तरीके से ये 17 प्रिंसिपल्स मेरे बन रहे हैं। तो फर्स्ट वर्ड पिक किया यहाँ पर मैंने प्रोसेस। प्रोसेस को लिख लिख करके मैंने अपने सारे प्रिंसिपल्स के नाम यहाँ पर लिख लिए। प्रोसेस की स्पेलिंग क्या है? PROCESS। हर एक प्रिंसिपल देखते हैं यहाँ पर कैसे है। P मीन्स पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर बोला गया था कि आपकी अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ना अथॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए ना रेस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही अथॉरिटी। उसके बाद R मींस रेगुलर चेक। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं हर काम आपका रेगुलरली चेक हो पाए, इस टाइप का आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। नेक्स्ट इज O मींस क्या है? यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि जितने भी लोग वहां पर काम कर रहे हैं सबका ऑब्जेक्टिव एक कॉमन ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज C इज कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेशन। क्या है सी? प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। यहां पर क्या बोला गया, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स है सब इंटर रिलेटेड है, तो उन सब का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि बाकी के जो डिपार्टमेंट्स है वो भी अच्छे से काम कर सके। नेक्स्ट है यहां पर ई मींस एक्सेप्शन। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन के अंदर क्या बोला गया है, आप लोग जल्दी बताओ। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा सुपीरियर होगा, जो हमारा मैनेजर है, वो क्या करेगा, अपने कुछ टास्क अपने लोअर लेवल को यानी कि सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर देगा ताकि वो जो की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है, क्रिटिकल सिचुएशंस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, उस पर फोकस कर सके अपने टाइम को बचाकर। नेक्स्ट है यहाँ पर एस मींस स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होना चाहिए जहां पर आप लोग आपके टास्क को डिवाइड कर सको, वर्क को डिवाइड कर सको। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने वाला हर पर्सन एक ही काम को डेली कर रहा है, तो उससे क्या आएगा, उसका स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट एस का मीनिंग क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर क्या होता है, हम लोगों ने अभी पीछे ही पढ़ा, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच की बात हो रही है कि यहां पर रिलेशनशिप डिफाइंड होती है, सबऑर्डिनेट की एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारा सुपीरियर। नेक्स्ट प्रोसेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वर्ड जो मुझे याद करना था वो है स्पेसिस। स्पेसिस के अंदर क्या है, फर्स्ट एस का मीनिंग है स्केलर चेन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं वो आपस में रिलेशनशिप किस फॉर्म में कर रहे हैं, एक चेन की फॉर्म में निभा रहे हैं। चेन की फॉर्म में मतलब टॉप से लोअर की तरफ या फिर लोअर से टॉप की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट है पी मींस पार्टिसिपेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कभी भी कोई भी डिसीजन लिया जाए तो वहां पर मौजूद हर एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन जरूरी है। नेक्स्ट है ए मींस एब्सोल्यूटनेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर क्या होता है कि आपका जो मैनेजर है वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट तो कर देता है, लेकिन डेलीगेट करने के बाद भी एक्चुअल में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजर की ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सी मींस कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। कौन सा प्रिंसिपल है ये आपका, यूनिटी ऑफ कमांड। इसके अंदर क्या बोला गया कि एक सबऑर्डिनेट के पास एक ही सुपीरियर की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, एक ही सुपीरियर की कमांड आनी चाहिए, इंफॉर्मेशन नहीं कमांड। क्या बोला है, यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड ने कहा है कि एक सबऑर्डिनेट के पास एक ही सुपीरियर की कमांड आनी चाहिए। ज्यादा सुपीरियर की कमांड जाएगी तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है ई मींस एफिशिएंसी। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर काम इस तरीके से होना चाहिए, हर चीज इस तरीके से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए कि वहां पर रहने वाले एम्प्लॉइज उस काम को एफिशिएंटली कर पाए, कम कॉस्ट कम वेस्टेज के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पर एस मींस सिंप्लिसिटी। आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए। सिंपल किस तरीके से होना चाहिए, वहां पर नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ी कम हो, लोग हो लेकिन पोस्ट कम हो। ऐसा ना हो कि अगर मुझे कुछ डिसीजन लेना है तो ए बी के पास जा रहा है, बी सी के पास, सी डी के पास, फिर मैनेजर के पास जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सिंपल पोस्ट होनी चाहिए। सेकेंड वर्ड भी यहां पर कंप्लीट हो चुका है। लास्ट वर्ड है FBCC। FBCC में F मींस फ्लेक्सिबिलिटी। आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है बी मींस बैलेंस। वहां पर बैलेंस होना चाहिए वर्क के बीच में। किस तरीके से, ऐसा ना हो एक वर्कर है जिसके अंदर ज्यादा कैपेसिटी है तो आप उससे ज्यादा काम करा रहे हैं, एंड एक वर्कर है जिसको आप पे तो सेम ही कर रहे हैं लेकिन उससे काम कम करा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर वर्कर को अगर आप इक्वल पे कर रहे हैं तो काम भी इक्वल कराएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर सी मींस क्लैरिटी। हर पर्सन के पास, हर एम्प्लॉय को उसके ऑब्जेक्टिव, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अथॉरिटी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है सी मींस कॉन्टिन्यूटी। आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि बीच में से एक एम्प्लॉय अगर छोड़कर जा भी रहा है तो उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यूटी पर कोई भी फर्क ना पड़े, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज कंटिन्यू चलती रहे। यहां पर हम लोगों ने हमारे 17 प्रिंसिपल्स को रिवाइज एंड रिकॉल भी कर लिया है विद अ शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहां पर मैंने आप लोगों को 3 वर्ड्स को लर्न करने के लिए बोला है। कौन कौन से, प्रोसेस, स्पेसिस एंड लास्ट वर्ड क्या है, FBCC। क्या है, प्रोसेस, स्पेसिस, FBCC। जैसे ये 3 वर्ड याद आएंगे आपको आपके 17 प्रिंसिपल्स याद आ जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों का ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर होता है कंप्लीट। यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग की डिटेल में बात की है, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी डेफिनेशंस, फीचर्स, एडवांटेजेस, साथ ही टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी, फॉर्मल, इनफॉर्मल, उनके फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस की बात की है, प्रोसेस की बात की है, ऑर्गेनाइजिंग की। उसके बाद हम लोगों ने इसके 17 प्रिंसिपल्स की बात की है। आई होप वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आप लोगों को हर एक चीज क्लियर है। एंड साथ ही कोई भी डाउट अगर आप लोगों को इन चीजों के अंदर है, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के डाउट्स को पूछ सकते हैं। साथ ही आज की वीडियो
के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग ये सभी वीडियोस को कवर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। लिंक को टैप करेंगे एंड आपकी प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। साथ ही ये शॉर्ट ट्रिक अगर आप लोगों को अच्छी लगी है 17 प्रिंसिपल्स को लर्न करने की तो आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।